हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल साहित्य सागर। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2025 में वर्ग एक एमपी टेट वर्ग एक की पात्रता परीक्षा आयोजित होनी है, जिसके लिए हमें जून माह से तैयारी शुरू करनी होगी। क्योंकि यदि हम जून माह से तैयारी शुरू करेंगे तभी जाके हमारा दिसंबर तक जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाएगा। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक का, तो आप पहले जाइए और अपना जो सिलेबस है उसको वहां पर देखिए। आप पाएंगे कि 50% जो भाग आपका है वो व्याकरण से लिया गया है और 50% जो भाग है वो आपका जो हिंदी साहित्य है, साहित्य से प्रश्न वहां पर लिए गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो प्रश्न है, प्रश्न की संख्या कितनी है आपकी 120। ठीक है, लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रश्नों की संख्या थी वो 120 थी सेकेंड पेपर में। और जो फर्स्ट पेपर था उसमें जो क्वेश्चन थे, मिसलेनियस क्वेश्चन थे उसमें, तो वो थे आपके 30। यानी टोटल जो मार्क्स था वो आपका था 150 का। आज जो पेपर हम करवाने जा रहे हैं ये है आपका 2018 का पेपर जो 2019 में हुआ था। आज का पेपर दो उद्देश्यों से यहाँ पर सॉल्व करवाया जा रहा है। पहला उद्देश्य तो ये कि आप पहले पेपर देखकर ये जांच कर ले अपनी कि आपको इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न बन रहे हैं। अगर आपको इन 100 प्रश्नों में से 80 से 85 प्रश्न के बीच अगर आज आपको ये प्रश्न बनते हैं इस वीडियो के जरिए सॉल्व करने में, तो आप ये समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ना केवल इस पेपर में जो आज हम सॉल्व करवा रहे हैं, हमारे पास अगला पेपर है जो दूसरी शिफ्ट का था। 2019 में जो पेपर हुआ था दूसरी शिफ्ट का था। और इसके बाद जो आपका 2024 में हुआ था हमारे पास वो भी पेपर है। वो भी दोनों शिफ्ट के पेपर हमारे पास है। तो हम इन चार पेपर्स को सॉल्व करेंगे और इन चार पेपर को सॉल्व करने के बाद हो सकता है आपको ये वाला पेपर इजी लगेगा, लेकिन अभी हमको जब हम चार पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप 100% में से अगर 80 अचीव कर लेते हैं, 80%, तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। और अगर आप 80% से 1% भी अगर कम रहते हैं तो आप ये सोचिएगा कि आपको अभी तैयारी की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है किसी पेपर में इजी क्वेश्चंस आए हों तो आप उसको सॉल्व कर पाए, लेकिन कभी कभी ये होता है कि दूसरे पेपर में हम उन्हीं प्रश्नों को, जिस एक पेपर में हमारे अगर 80 नंबर आए हैं तो दूसरे अगर हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे 70 नंबर आए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक पेपर में आपके 80% आए हैं तो अगले पेपर में आपके 82% आने चाहिए। ऐसा आपका एक रेशो होना चाहिए। अगर आपका रेशो बढ़ते क्रम में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका रेशो घटते क्रम में है तो आप ये सोचिए कि आपको अभी थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देखते हैं प्रश्न जो है। और आपको एक और चीज बता दूं कि आपका जो ये पेपर है इसमें बहुत सारी जो क्या है प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी यहाँ पर दी हुई हैं, उनको भी हम यहाँ कुछ कुछ देखते चलेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि प्रश्न में गलतियां हैं तो आप ये समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर आप प्रश्नों में गलतियां नहीं ढूंढ पा रहे तो आप ये समझिए कि आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि महाराजा भोज से लेकर महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक कुछ पीछे तक का समय क्या माना जाता है? आधुनिक काल माना जाता है, वीर गाथा काल माना जाता है, भक्ति काल माना जाता है या रीति काल माना जाता है? अभी मैं आपको इसका एक साक्ष्य दिखाती हूँ। पहले आप पॉज करके इसका उत्तर सोचिए कि इसका उत्तर क्या होगा। आप पॉज करके आप पहले उत्तर देखिए। अब मैं आपको एक साक्ष्य दिखाती हूँ। इसमें जो उत्तर दिया हुआ है भक्ति काल, पर यह भक्ति काल जो उत्तर है वो आपका पूर्णतः क्या है? गलत उत्तर है। आपका उत्तर होना चाहिए यहाँ पर आदिकाल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है।
और इस पुस्तक में जब स्टार्ट होती है ये पुस्तक, इस पुस्तक के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की जो समय सीमा है, उस समय सीमा के साथ साथ ही ये वाली जो पंक्तियां आपसे पूछी गई हैं, इस पंक्ति का भी उल्लेख उन्होंने वहां पर किया हुआ है। अगर मैं यहाँ आपको बताऊं तो ये देखिए, प्रकरण पहला, आदिकाल सामान्य परिचय। इसमें वे लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, यानी कि महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक का माना जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका ये उत्तर दिया हुआ है, ये उत्तर आपका गलत दिया हुआ है। ये जो भक्ति काल उत्तर आपका दिया हुआ है, ये गलत है। उत्तर आपका होना चाहिए वीर गाथा काल या फिर आदि काल। ठीक है, आपका उत्तर होना चाहिए वीर गाथा काल या आदिकाल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोग जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं, ये एक प्रकार का आपसे कथन से पूछा गया था, आपको कथन दिया गया था और इसी कथन से उत्तर पूछा गया था कि सत कवि की क्या विशेषता होती है। तो इसमें क्या था, आपको एक पैराग्राफ पढ़ना था और उससे अपना जो उत्तर है वो यहाँ से आपको स्वयं ही निकालना था। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है आयोग के द्वारा, सत कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रवाह करना है। सही विकल्प यहाँ पर बताना था कि नाटक में खाली स्थान का ध्यान अधिक रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर होगा, परिहास तो नहीं होता है नाटक में, क्योंकि सब नाटकों में परिहास नहीं होता है ना। सब नाटकों में क्या होता है, परिहास नहीं होता है। परिहास के अन्य क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में हास्य हास्य का जो भाव है वो आदान प्रदान करते हैं, तो वो परिहास कहलाता है। प्रभाव, प्रभास या प्रवास, प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो यहाँ आपका जो उत्तर होगा वो होगा प्रभाव। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंग्रेजी में कौन सी नई ध्वनि हिंदी में आई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ओ, ओ में अंकी बिंदी या ओ, ये हमारे हिंदी में पूर्व से प्रचलित था। और ये जो चंद्र बिंदु है ये भी हमारे हिंदी में पूर्व से प्रचलित था। लेकिन ये जो ये मात्रा है, ये हमारे हिंदी में पूर्व में प्रचलित नहीं था। ये हमारा आया अंग्रेजी से, जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर में हम ये अर्धचंद्र बिंदु हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, कॉमा। ठीक है, तो ये जो ध्वनि है ये कहाँ से आई हुई है, ये ध्वनि अंग्रेजी से आई हुई है। अभी आपका 2025 में आपका अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था 1 जून को, और उस एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया था, सेम टू सेम। रासो काव्य की परंपरा की प्रवृत्तियां निम्न में से कौन सी हैं? रहस्य की अनुभूति, ऐतिहासिकता का अभाव, दार्शनिक मान्यताएं या ज्ञान की महत्ता। इसमें से जो रासो परंपरा की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो क्या है, तो इसमें क्या आएगा आपका, ऐतिहासिकता का अभाव। क्योंकि जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें जो इतिहास है उसका अभाव हमको दिखाई देता है। पराजित और निराश उत्तर भारत को चौथे महान धर्म सुधार की प्रेरणा दक्षिण भारत से मिली, ये जो कथन है ये किसका है? तो आयोग ने इसका उत्तर माना है राधा कमल मुखर्जी को। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। ये जो कथन है ये आपका सी राजगोपालाचारी का आयोग द्वारा माना गया है। संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण के बारे में 3 से 4 प्रश्न आए हुए हैं आपके इस पेपर में, जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो संक्षेपण का अभिप्राय क्या है? ये एक
जिसमें किसी ध्यातव्य, गलत, जिसमें किसी वक्तव्य, हाँ ये हम पढ़ सकते हैं, जिसमें किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, विच्छेद आदि में व्यक्त किए भाव को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाए। अगला पढ़ते हैं, जिसमें किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि को व्यक्त किए गए भावों को संक्षेपण, जिसमें किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को विस्तार से। तो अभी आप शब्द देखिए, विस्तार से संक्षेपण में हो नहीं सकता, वक्तव्य तो ठीक है लेकिन विच्छेद नहीं हो सकता, तो आपका उत्तर ये तीन यहां से गलत हो गया, तो आपका उत्तर आएगा उत्तर तीसरा, कि जिसमें किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाए। अगला प्रश्न देखिए कि सही विकल्प बताना है हमको कि व्यवसायिक क्षेत्र में संक्षेपण एक खाली स्थान के रूप में प्रयुक्त होता है। पारिभाषिक शब्द, अपारिभाषिक शब्द, व्याकरणिक या व्यापारिक। आपका उत्तर आएगा पारिभाषिक शब्द। सही विकल्प बताएं। संक्षेपण शब्द हिंदी के प्रेसी का हिंदी अनुवाद है। प्रेसी मूलतः क्या है? ये है आपका फ्रेंच भाषा के प्रोसीड्यूर से बना हुआ है। अगला प्रश्न, सही विकल्प बताना है कि रिक्त स्थान में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है। आयोग ने उसका उत्तर माना है कहानी। सही के विकल्प का उत्तर कि शब्द से उत्पन्न जहां प्रतीति, प्रतीति मतलब होता है ज्ञान। अगर किसी ने आपको कहा आग या अग्नि, मैंने एक शब्द बोला आग, अब मैंने जैसे ही आपको आग बोला तो आप आग का अर्थ क्या लेंगे कि एक ऐसी चीज जिसमें ज्वलनशीलता हो, जो ज्वलनशील हो और जिसमें, जिसको छूने से हमें क्या होता है, जलन का अनुभव होता है, जिससे हम जल सकते हैं। तो क्या हुआ, हमको क्या प्रतीत हुआ? अर्थ प्रतीत हुआ। तो उत्तर आएगा आपका दूसरा। सही विकल्प बताना है। उपन्यासकार तिथि और नामों की कल्पना कर सकता है या खाली स्थान, कल्पना कर खाली स्थान करता है, क्या करता है? असंभावित सत्य का चित्रण करता है, संभावित असत्य का चित्रण करता है, संभावित सत्य का चित्रण करता है। ठीक है, तो आपका उत्तर आएगा तीसरा। सही विकल्प बताओ। खाली स्थान में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। शब्द को देखिए, वर्णन रहता है, तो ये किस में आएगा? वर्णात्मक निबंध में आएगा। सही विकल्प, प्रस्तुत में से खाली स्थान में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। किसको प्रकट किया जाता है? विचारों को। किसमें? विचारात्मक निबंध में। अगला प्रश्न है आपका, दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा रूप क्या है? अभी आपको यहाँ पर पहले थोड़ा सा बिंब समझना पड़ेगा कि बिंब क्या होता है। बिंब का मतलब क्या होता है? जब हम काव्य में देखते हैं, काव्य में जब हम किसी पदार्थ को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हमारे सामने जो एक दृश्य उपस्थित होता है वो बिंब के ही कारण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको मैंने एक काव्य पंक्ति बताई कि घाटियों में भर्राती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद गूंज अनुगूंज। अब मैंने ये शब्द, ये जब काव्य पंक्तियां आपसे बताई, आपको सुनाई, तो आपके मन मस्तिष्क में क्या हुआ? एक बिंब उत्पन्न हुआ। और वो बिंब किसका है? कि एक ऐसी ऐसी चीज है जिसमें क्या है, जो गूंज, जैसे गूंज आ रही है कि गिरती चट्टानों की गूंज। अब जब चट्टानें गिरेंगी तो कैसी आवाज आएगी? तो यहाँ पर हमको कैसा बिंब उत्पन्न हो रहा है? श्रव्य बिंब उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही दृश्य बिंब होता है, ऐसे ही स्पर्श बिंब होता है। स्पर्श बिंब का उदाहरण देखिए कि बाला लिपटा है मेरे गले से चुपचाप छाती से, कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश, स्पर्श है सुकुमार प्यार भरा कोमल। अब यहाँ पर हमको कैसा अनुभव हो रहा है? यहाँ हमको दृश्य, सॉरी, स्पर्श बिंब अनुभव हो रहा है। पर जब यहाँ दृश्य वस्तु का जब बिंब उपस्थित करते हैं, दृश्य यानी कोई अगर पदार्थ है और उसका बिंब अगर हम उपस्थित करते हैं तो वो कहलाता है अलंकृत बिंब। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अभ्यास, सॉरी, उपन्यास के कथानक को तीन प्रधान भागों में बांटा जा सकता है: कथोपकथन, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति।
प्रारंभ या प्रस्तावना, उद्देश्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। आपका उत्तर होगा तीसरा। खालिस्तान जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रियाकलाप, देश, जाति, संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है तब वह प्रतीक कहलाता है। तो क्या खालिस्तान में आएगा? अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के असादृश्य। नहीं, नेगेटिव नहीं होगा। अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के असादृश्य, यहाँ भी नेगेटिव नहीं होगा। अपने रूप, गुण, कार्य, विशेषताओं के सादृश्य या प्रत्यक्षता के कारण। ठीक है, ये होगा। और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी नेगेटिव है। तो आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो से कौन सी ध्वनियां हिंदी में ली गई हैं? देखिए, ये जो आपका क लिखा हुआ है यहाँ पर क, इसके नीचे एक बिंदी लगी है जिसको कहते हैं नुक्ता। तो क में नुक्ता लगा है, ख में लिखा है, ग में लिखा, लेकिन जा में नहीं लगा है, तो ये उत्तर आपका नहीं हो सकता। क में लगा है, ख में लगा है, ज में लगा है, फ में लगा, ये उत्तर आपका हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि क में नुक्ता नहीं लगा, और ये नहीं हो सकता क्योंकि ख में नुक्ता नहीं लगा। तो जिस पे सब में नुक्ते लगे हैं, बिंदी लगी है, यही उत्तर आपका सही होगा। किसी वस्तु या भाव, विचार इंद्रिय गोचर बनाने के मूल व्यापार के साथ बिंब, योजना, अन्य कार्य भी सिद्ध करती है, वो निम्न में से कौन नहीं है? कौन सा नहीं है? तो काव्य को पूर्णतः स्पष्ट करती है, सच है। कुरूप, सौंदर्य, दुर्गुण को हृदय विकारी बनाना, ये तो नेगेटिव है। भाव को संप्रेषित करना व उत्तेजित करना, ये भी सत्य है। वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, ये भी सत्य है। तो आपका उत्तर होगा दूसरा। पूछ रहा है कौन सा नहीं है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो ये माना है परीक्षा गुरु को। प्रश्न अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो जब मैंने अभी आपको दिखाया था तो मैंने बताया था 1050 संवत, 1050 से लेकर 1375। ठीक है, अगर आप इसमें से 57 माइनस करेंगे तब आपका समय आता है इसमें से 997, 98। ठीक है, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, आपका आएगा इसमें 993 से लेकर ईसवी। मैं ये क्या बता रही हूँ आपको, यहाँ पर ईसवी। ठीक है, ईसवी से लेकर आपका कहाँ आएगा? यहाँ 1300 ईस्वी के आसपास आएगा। यहाँ आपको बताने का उद्देश्य ये है कि जब संवत दिया जाता है, संवत दिया जाता है, तो संवत में से जब हम 57 साल को माइनस करते हैं तो उसमें से हमारा ईसवी सन निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? ईसवी सन निकल कर आता है। तो रामचंद्र शुक्ल की जो आप पुस्तक देखेंगे तो उसमें जो अधिकांश आपको, अधिकांश नहीं पूर्णतः आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है? संवत में देखा जाता है। और यहाँ पर हमको पूछा गया है ईसवी में। तो अगर आचार्य शुक्ल के अनुसार हम देखें तो जो समय सीमा है वो आएगी आपकी 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी। उदाहरण जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं इसमें से कोई भी ऐसा उदाहरण या विकल्प नहीं है जो आपके शुक्ल जी के जो उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया हुआ है। मैं आपको साक्ष्य दिखाऊं तो ये देखिए साक्ष्य जिसमें उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ 1050 से लेकर संवत 1375 तक। तो कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो इससे मैच करता हो। सही आंसर आपका यही होगा, और बाकी फिर ये आयोग ने इसे माना है। प्रयत्न के आधार पर क, ख, ग, घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? अभी देखिए, ये फिर आपका व्याकरण से प्रश्न पूछा गया है। अब थोड़ा सा अगर हम व्याकरण के बारे में देखें तो प्रयत्न के आधार पर
ठीक है, प्रयत्न के आधार पर, या इसको हम कह सकते हैं अवरोध के आधार पर। ठीक है, तो ध्वनियों के क्या किए गए हैं, भेद किए गए हैं ध्वनियों के। किसके आधार पर, एक तो प्रयत्न, या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं अवरोध। अवरोध। तो इसके दो भेद किए गए हैं, एक किया गया है आपका आभ्यंतर, आभ्यंतर, और दूसरा किया गया है आपका बाह्य प्रयत्न के आधार पर। इसकी एक टेबल है, आगे आगे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो आभ्यंतर का अर्थ क्या होता है कि जब हम, हमारा जो मुख विवर है इसके भीतरी भीतरी जब हम शब्दों के लिए, वर्णों के लिए संघर्ष करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। और जब बाह्य से हम प्रयत्न के आधार पर जो वर्ण है उनका व्यंजन स्वर व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर में अगर हम देखें तो हमें दिखाई देते हैं जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, पार्श्विक, लुंठित, प्रकंपित, अनुनासिक आदि। और अगर हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर देखते हैं तो इसमें अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, हमें ये चार बाह्य प्रयत्न पे दिखाई देते हैं। तो जब हम संघर्षी व्यंजन देखते हैं तो संघर्षी व्यंजन में हमारे क्या आते हैं, संघर्षी व्यंजन में हमारे आएंगे, संघर्षी व्यंजन में हमारे आते हैं वो सभी स्वर जो आपके, जिनको बोलने पर क्या होता है, संघर्ष का हमें यहाँ पर बोध होता है। ठीक है, और आपका जो प्रकंपित वो व्यंजन है, प्रकंपित व्यंजन में आएगा आपका, जैसे कि उदाहरण के लिए एक ही है शब्द, इसको हम लुंठित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं। और इसका उदाहरण है आपका रस्सी वाला र, रस्सी वाला र। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आपका आता है क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग। क वर्ग का अर्थ क्या है, क ख ग घ इंगा। च वर्ग मतलब च छ ज झ इया। ऐसी तरह से ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये सारे जो वर्ग हैं, ये सारे जो वर्ग हैं ये आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन में। तो जो आपको पूछा गया है प्रयत्न के आधार पर क ख ग, तो उत्तर आपका आएगा स्पर्श व्यंजन। और एक और जो आपको यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, क्या, पार्श्विक व्यंजन, इसका उदाहरण है ला। जो ला है वो आपका क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम जो आपका अगला प्रश्न है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन कौन से भेद हैं। तो मैंने भी आपको बताया, एक तो हो गया आपका स्पर्शी व्यंजन, और एक हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन, एक हो गया आपका ऊष्म, अर्धस्वर, पार्श्विक, लुंठित, प्रकंपित और अनुनासिक। तो ये नाविक जो तो नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें से क्या नहीं होता, इसमें से आपका क्या नहीं हो सकता है, इसमें से आपका उद्दीप्त नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या नहीं हो सकता इसमें से आपका, संघर्षहीन सप्त प्रवाह, सप्त प्रवाह कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो आपका उत्तर आएगा स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित और संघर्षहीन सप्रवाह। ये आपके आएंगे उत्तर, ठीक है। आप क्रॉस करके ज्यादा अपना जो उत्तर है वो सही कर सकते हैं। छात्र पास हो गए वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो आयोग ने इसका उत्तर माना है छात्र। अगला प्रश्न, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो दिनकर जो है वो राष्ट्र कवि के रूप में सामने आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका उत्तर नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत इसका सही उत्तर है। किस कवियत्री को आधुनिक मीरा कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा महादेवी वर्मा को। संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है, तो यह है आपका उत्तर 4, रात को पहरे देने वाला। निम्न में से कौन सी रचनाएं हैं जो नरेश मेहता की नहीं है,
उनके द्वारा जो लिखी रचना नहीं है, तो आपकी महाप्रस्थान उनकी रचना है। अरण्या, शबरी, ये जो गुनाहों का देवता है, ये है आपकी रचना धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है? ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना है जो नागार्जुन की है? डूबते मस्तूल। डूबते मस्तूल जो आपकी रचना है, ये रचना है आपकी नरेश मेहता की। किसकी रचना है? नरेश मेहता की। स्मृति की रेखाएं, ये जो रचना है आपकी, ये है महादेवी वर्मा की रचना है ये। अगला हम देखते हैं, प्यासी पथराई आंखें। प्यासी पथराई आंखें कविता, ये जो आपकी कविता है, ये है आपकी नागार्जुन की। किसकी है? ये नागार्जुन की है। दो एकांत कविता, और अंत में जो आपकी ये कविता दी हुई है दो एकांत, ये है आपकी राजकमल प्रकाशन से श्री नरेश मेहता की किताब है। तो ये डूबते मस्तूल और ये दो एकांत, ये किसकी है? नरेश मेहता की। और बाकी प्यासी पथराई आंखें आपकी है नागार्जुन की। कौन सी कुंवर नारायण की लिखी रचना है? ठीक है, कौन सी कुंवर नारायण की रचना है? तो इसमें से आप देखिए कि जो आपका मेरे साक्षात्कार है, ये है कुंवर नारायण की रचना। और जो इमरतिया है सॉरी, इमरतिया जो है ये आपका क्या है? ये आपका उपन्यास है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका उपन्यास है। और ये उपन्यास किसका है? ये है आपका नागार्जुन का। अगला हम देखते हैं, निम्न रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद की रचना नहीं है? कर्म भूमि, सेवा सदन, निर्मला, ये सब रचना किसकी है? ये सब रचना है प्रेमचंद की। तो आपका उत्तर क्या हुआ? ये रचना प्रेमचंद की नहीं है। ये किसकी रचना है? ये रचना है जो हिंदी साहित्यकार धूमिल हैं। ठीक है, सुदामा प्रसाद, सुदामा पांडे, जो धूमिल है पूरा नाम है उनका, उनकी रचना है ये। अगला हम देखते हैं, कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व का प्रकाशन, अन्विति का प्रभाव, एक सूत्रता, तुकबंदी। इनमें से कौन सा जो है वो निबंध की विशेषता नहीं है? यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ आपसे नेगेटिव में पूछा गया है, तो आपको बताना है तुकबंदी। जब गद्य में हम देखते हैं तो गद्य में हमें तुकबंदी नहीं मिलती है। अधिकांशतः तुकबंदी हमें कहाँ दिखाई देती है? तुकबंदी हमें कविताओं में दिखाई देती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका चौथा। कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? व्यापारिक पत्र, समाचार पत्र, सरकारी पत्र या सामाजिक पत्र? तो आयोग ने इसका उत्तर समाचार पत्र माना है। कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? प्रभान्विति, सरल भाषा, विचारों की सुस्पष्टता, चरमोत्कर्ष। तो इसका उत्तर आएगा आपको चरमोत्कर्ष। कौन सा निबंध का प्रकार नहीं है? एकांकी, विचारात्मक, वर्णात्मक या भावात्मक? एकांकी क्या है? निबंध का प्रकार नहीं है। ये स्वयं में एक विधा है जो नाटक के समकक्ष मानी जाती है। संक्षेपण का भेद कौन सा है? मशीनी, आमुख, मौखिक या सारणी? तो इसका उत्तर आएगा सारणी। अगला देखते हैं, कौन सा रासो काव्य नरपति नाल्ह द्वारा रचित है? यही प्रश्न आपको अब दोबारा चेंज करके पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा आपका वीसलदेव रासो। परमाल रासो लिखा है जगनिक ने। खुमार रासो लिखा है आपके दलपत राय ने। और पृथ्वीराज रासो लिखा है आपका चंदबर दाई ने।
अगला हम देखते हैं, नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। चलिए देखते हैं, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटबासियां। उत्तर आपका ये गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संक्षेपण से संबंधित तथ्य नहीं है। सरल भाषा होनी चाहिए, भाषा मुहावरेदार या अलंकारिक नहीं होनी चाहिए, व्यास शैली होनी चाहिए। ये गलत है, यानी कि यही उत्तर आपका सही होगा। व्यास शैली होनी चाहिए, ऐसा जो कंपलसरी नहीं है कि होनी चाहिए। भारतेंदु का कौन सा नाटक एक प्रहसन है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, अंधेर नगरी, नील देवी या भारत दुर्दशा। तो इसका उत्तर आएगा आपका अंधेर नगरी। अगला देखते हैं हम, निम्न में से किसे स्त्री विमर्श की आलोचिका नहीं माना जाता है। किसको नहीं माना जाता है। ये प्रभा खेतान, अनामिका, कात्यायनी। सुभद्रा कुमारी चौहान आलोचिका नहीं थी स्त्री विमर्श की, उन्होंने कविताएं बस लिखी हैं। कौन सी बोलियों में से, ये जो बोलियां दी हुई हैं इसमें से असंगत छांटना है। तो देखिए, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और एक और आप इसमें अगर ऐड कर दे जयपुरी, तो ये राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आपकी आती है आ, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो उत्तर आपका ये सही होगा। बाकी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी सही है। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और ये आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो आपका उत्तर होगा अवधी बघेली ब्रज, जबकि वहां अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी होना चाहिए। विस्मयादि विस्मयादि वाचक वाक्य में किस वाक्य में योग विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। विस्मय का जो साइन होता है वो ये होता है, चिन्ह ये होता है, तो बस चिन्ह बस आपको देख के पहचानना था। तो उत्तर आपका उत्तर होगा ये। ठीक है। राहुल सांकृत्या ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है। तो सरहद पाठ को माना है। विसल देवरासों के रचयिता का क्या नाम है। मैंने बोला था ना, वहां आपको फिर से पूछा जाएगा, फिर से पूछा गया, ये है नरपति नाल। चंद बरदाई का मैं, हाँ इनके मैंने बता दिए थे। बिहारी सतसई का मूल रस क्या है। तो मूल रस है इसका श्रृंगार। ठीक है। वाक्य का सही विकल्प क्या है। हिंदी की ध्वनियां कौन सी हैं। स्वर व्यंजन अनुस्वार, स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर व्यंजन। उत्तर होगा स्वर और व्यंजन। वाक्य भेद बताओ। हमने खाना नहीं खाया, चिन्हों का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो ये होगा आपका निषेधवाचक। उत्तर 4। जो ऋषि वाला जो री है वो किन वर्णों के योग से बना हुआ है। तो र और बड़ी ई नहीं, इससे भी नहीं। ये उत्तर आपका सही रहेगा, प्रश्न विकल्प तीसरा। निबंध में खालिस्तान, निबंध में लेखक का खालिस्तान झांकता हुआ होना चाहिए। व्यक्तित्व और निजीपन, पढ़ाई और लेखन कला, लेखन शैली और विचार, प्रौढ़ता और लेखन। तो आयोग ने इसका उत्तर व्यक्तित्व और निजीपन माना है। हिंदी साहित्य के किस काल को शुक्ल जी ने स्वर्ण युग कहा है। शुक्ल जी ने स्वर्ण युग कहा है, उसके पहले ग्रियर्सन ने कहा है। और किससे कहा है, भक्ति काल को। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। गारसा दत्तासी, जिनकी पुस्तक का नाम है इस्तेवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। इससे भी प्रश्न आया था एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, और इसमें आपसे ये पूछा गया था कि जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में से इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया था, और वो भी प्रकाशन वर्ष कैसा, द्वितीय प्रकाशन वर्ष पूछा गया था आपसे। अब अगर एमपी टेट का जो लेवल है, ये तो अभी हम 2018 का करवा रहे हैं, मतलब पुराना पेपर करवा रहे हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे पेपर पढ़ेंगे, पेपर देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो पेपर का स्तर है वो कैसा है। तब आपको अभी, और अभी ये शायद आपको इजी लग रहा होगा ये वाला पेपर, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पेपर का स्तर अभी आगे और पता चलता जाएगा। तो जो आपका गारसा दत्तासी का जो ग्रंथ था वो क्या था, वो आपका 1839 में प्रकाशित हुआ था।
पहला भाग और दूसरा भाग जो प्रकाशित हुआ था वो 1847 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न प्रश्न संख्या 54, निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है? ये हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न, अभिजात, अभिजात मतलब होता है संभ्रांत। नेक्स्ट, नाम उछालना मतलब कि बदनाम करना, मेरा नाम उछाल रहे हो। अतीत के चलचित्र किसके द्वारा रचित साहित्य है? ये है महादेव वी वर्मा के द्वारा। बेमेल वस्तुओं का मेल ना होना, एक किस उदाहरण, किस मुहावरे से इसका अर्थ दर्शाया जाएगा? तो आधा तीतर आधा बटेर। नरोत्तम दास का साहित्य कौन सा है? तो ये है आपका ध्रुव चरित। क्या आएगा आपका? ध्रुव चरित। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रहसन क्या होता है? तो ये क्या होता है? यह एक हास्य प्रधान एकांकी होता है। अगला देखते हैं, विद्यापति का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है। तो जो ये बरवे नायिका भेद है, ये नहीं, ये किसका है? ये है आपका रसखान का है। अगला देखते हैं, छिन्न का विलोम क्या है? तो छिन्न का होगा उत्तर अविच्छिन्न। विलोम, छिन्न मतलब अलग अलग, अविच्छिन्न जिसे अलग ना किया जाए। आख जायसी का साहित्य कौन सा नहीं है? तो ये जो बीजक है ये किसका है? ये कबीर से संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा। अवहेलना शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अपमान है, अनादर है, तिरस्कार है। मद मतलब होता है अहंकार। तो आपका उत्तर आएगा उत्तर विकल्प तीसरा, यानी कि मद। जौहर दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि बहादुरी दिखाना। ठीक है। पत्ता काटना, इसका अर्थ क्या होता है? अधिकार से वंचित करना। रसखान का साहित्य कौन सा नहीं है? तो मैंने अभी आपको दिखाया था, एक उनकी जो बरवे नायिका भेद थी, दूसरा था कि दान लीला, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, शिवराज भूषण। तो ये जो शिवराज भूषण है, ये जो रीतिकाल के कवि हैं, कौन से? भूषण कवि, उनकी ये रचना। तो उत्तर होगा आपका 4। एक साहित्यिक की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। महाभारत मचाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि बहुत लड़ाई झगड़ा करना। चौथा आपका उत्तर सही जाएगा। कमान से तीर निकालने का अर्थ क्या है? कि मुंह से बात निकलना। कृपया शांति बनाए रखें। इस आज्ञावाचक वाक्य को प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य में किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका है उत्तर होगा आपका, कृपा कर क्या आप शांति बनाए रखेंगे? यानी कि विकल्प 4। दलपति विजय का साहित्य इनमें से कौन सा है? तो दलपति विजय का मैंने अभी आपको बताया था पूर्व में, उनका उत्तर है, उनका जो साहित्य है वो है खुमार रासो। ये किसका है? ये है जायसी का। चित्रलेखा किसका है? अगर चित्रलेखा 2 में आ जाए तो ये आपका भक्ति काल में भी आता है, और चित्रलेखा आपका आता है आधुनिक काल में भी। और पृथ्वीराज रासो आपका आता है चंद बरदाई का। प्रश्न अगला देखते, तुलसीदास का साहित्य कौन सा नहीं है? तो बरवे रामायण, जो मैंने बरवे नायिका भेद आपको पहले रसखान का बताया था, तो इसी से प्रभावित होकर तुलसीदास ने बरवे रामायण लिखा था। रामचंद्रिका जो रचना है, ये है आपकी केशव दास की। किसकी रचना है? केशव दास की। तो उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। यदि आप आते तो हम साथ चलते, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है आपका संकेतवाचक वाक्य। जी छोटा करना, इसका अर्थ क्या होता है इस मुहावरे का? इसका अर्थ होता है मायूस होना। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य दोष है? खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तो ये है इसमें क्रियागत दोष है इसमें। मुल्ला दाऊद का साहित्य कौन सा है? तो मुल्ला दाऊद का जो साहित्य है वो है चंदावन, चंदायन। संदेश राशक है अब्दुल रहमान का। मधुमालती है मंझन का। और जो मृगावती है वो है कुतुबन का। सुनहले शैवाल किसके द्वारा रचित है? तो ये है आपका जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, उनकी रचना है। किस
जिस वाक्य में गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विस्मयादि वाचक वाक्य। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसको कहते हैं सरल वाक्य। निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया जाता है तो वह क्या, उसमें क्या होता है? अद्वैत का जन्म, रहस्यवाद का जन्म, एकेश्वरवाद का जन्म या शुद्धाद्वैत का जन्म? तो इसका उत्तर होगा रहस्यवाद का जन्म। अमीर खुसरो किसके विकास में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली स्थान के आधार पर जो प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, उच्चारण स्थान से आप पहले देखेंगे तो पहले आपको आएगा कंठ, फिर आपको आएगा तालव्य, फिर आपको आएगा मूर्धन्य, फिर आपको आएगा ओष्ठ, नहीं ओष्ठ के पहले आएगा आपका दंत्य। तो क कंठ से क्या निकलता है? क वर्ग। तालव्य से क्या निकलता है? च वर्ग। मूर्धन्य से क्या निकलता है आपका? ट वर्ग। और जो त है, त थ द ध, वो आपका दंत से निकलता है। और जो आपका ओष्ठ से निकलता है प वर्ग। तो यहाँ पूछ रहा है प वर्ग, तो ये इसका उत्तर आएगा आपका ओष्ठ। पंचमाक्षर जो इंगा इया ड़ न म के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सर्वप्रथम प्रस्ताव डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया। अनुस्वार यानी जैसे कि अगर हमको पहले अंग लिखना होता था तो हम अंग ऐसे लिखते थे, लेकिन अब अनुस्वार के प्रयोग से अंग ऐसे लिखा जाता है। नाटक में नाट्य कला और अभिनय संबंधी अनेक उपादानों की आवश्यकता पड़ती है और खालिस्तान उसके नाटक में क्या होता है? दर्शक ही उसका साधन होते हैं। साधन, साधन दर्शक नहीं हो सकते हैं। अभिनेत्री ही उसका साधन होती है, मात्र अभिनेत्री बस नहीं हो सकती। अभिनेता मात्र अभिनेता नहीं, अभिनय चाहे वो किसी का हो, अभिनेता या अभिनेत्री। जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है, ये आपको गद्यांश का शीर्षक यहाँ पर देना था। गद्यांश पढ़ के तो ये अब इस प्रश्न को पढ़ने का उतना उत्तर मिलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो चेंज हो सकता है। और इसमें क्या था? कविता का दुरुपयोग इसका उत्तर था। सेम इसमें पूछा गया है कि राजा, और एक पद्य दिया था, पद्य सॉरी एक गद्य दिया था, गद्य से आपको प्रश्न पूछे जा रहे थे। राजा और रंक में क्या समास है? और दिया है यहाँ पर, तो यहाँ आपका समास होगा द्वंद्व समास। ध्वनि, एकाधिक ध्वनि किसी अक्षर में शीर्ष ध्वनि या प्रायः स्वर पर किया गया आघात क्या कहलाता है? ध्वनि वाला आघात। वाक्यांश, अक्षर या शब्द? तो ध्वनि के बारे में पूछा है तो उत्तर होगा ध्वनि वाला आघात। जिन भाषाओं में प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है उनको क्या कहते हैं? श्लिष्ट योगात्मक भाषा, अंतर्मुखी योगात्मक भाषा, प्रश्लिष्ट बलात्मक भाषा या बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा? इसका उत्तर होगा विकल्प 4। किसके आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं? ध्वनि के आधार पर, शब्द के आधार पर, रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। जब कोई शब्द पहले व्यापक अर्थ देता हो और बाद में उसके अर्थ की व्याप्ति सीमित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अर्थादेश कहते हैं? नहीं। अर्थ परिवर्तन कहते हैं? नहीं। अर्थ विस्तार कहते हैं? नहीं। उसको क्या कहते हैं? अर्थ संकोच। निर्मल वर्मा लिखित चीड़ों पर चांदनी क्या है? तो यह है एक यात्रा वृतांत है। कामायनी एक पुनर्विचार किसके द्वारा रचित साहित्य है? तो यह है मुक्तिबोध का साहित्य। ये जो पंक्तियां दी हुई हैं इसमें से रस पूछा गया है, तो इसमें आपका रस आएगा सपनों को रोने दे, संकीर्ण मना बन, प्रिय बैठे आंखों से ओझल हो गए वे नहीं यहीं बैठे हैं। ये क्या है? ये आपको एक प्रकार से वियोग श्रृंगार रस का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। चिरजोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, अलंकार पूछा गया है। आप कई बार ये वृष भानुजा पढ़ चुके हैं कि जिसके 2 अर्थ निकलते हैं, और इसमें जो उत्तर आएगा आपका वो आएगा श्लेष। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, ये भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें जो कौन सा अलंकार पूछा गया तो इसमें आएगा आपका अलंकार, क्योंकि यहाँ उर्वशी जो शब्द है इनके शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग है।
इसमें रस पूछा गया है, ठीक है। तो चितवत चकत चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन जीता। कौन सा रस है इसमें? है संभोग या संयोग? यहाँ आना चाहिए संयोग, श्रृंगार रस। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीति बहार, इसमें अलंकार आपसे पूछा गया, तो इसमें आएगा उत्तर आपका अन्योक्ति अलंकार। दे संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा। कौन सा रस है इसमें? तो इसमें आएगा आपका वियोग वात्सल्य रस। कौन सा आएगा? वियोग वात्सल्य रस। अगला देखते हैं हम, कैजुअल लीव का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका आकस्मिक छुट्टी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने 100 प्रश्नों को कंप्लीट किया यहाँ पर। ये है था हमारा जो 2018 का पेपर हुआ था, पहले शिफ्ट का, वो था। अब आपका जो दूसरे शिफ्ट का पेपर है, जो दूसरी शिफ्ट का पेपर है वो हम देखेंगे, उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अगर हम इसको भी सॉल्व करने बैठेंगे अभी तो ये पेपर जो है आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो उसको हम देखेंगे अगले पेपर, अगले वीडियो में उसको हम देखते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास अभी और भी प्रश्न हैं, और प्रश्न हैं हमारे इसके, उनको हम देखते हैं अगले वीडियो में। और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर पाए, ठीक है। ये प्रश्न अलग हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगला प्रश्न भी हम देखेंगे और आप चेक करके ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको इन 100 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर मालूम था। क्योंकि झूठ बोलने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप सच बोलेंगे तो आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छी मजबूत यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, 4 दिनों में 4 सेट हमें कंप्लीट करने हैं, उसके बाद हम अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और